नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान जंग के बीच हुए बड़े उलटफेर की, एलपीजी संकट पर घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे संसद में किन मुद्दों पर हुई बहस। श्री किरेन रिजिजू जी ने 8 माननीय सदस्यों के निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने लिया क्या एक्शन। देखिए, धांधली तो हर स्टेट में इन्होंने की है, पैसों से की है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की है। जानेंगे टीएमसी ने चुनाव के लिए किन उम्मीदवारों पर लगाया दाव। আমরা 2026-এ 226 বেশি सीट পেয়ে জিতবো। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की तैयारी। समिति ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपी रिपोर्ट। 24 मार्च को सदन में पेश हो सकता है विधेयक। बिल्किस बानो केस में बड़ा अपडेट। दोषी 2 लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मिलेगा मैटरनिटी लीव। कोख से पैदा हुए और गोद लिए बच्चे में नहीं है कोई फर्क। सीजेआई सूर्यकांत ने वकीलों और जजों को दिया बड़ा सुझाव। कहा फैमिली कोर्ट में काले चोंगे न पहने वकील और जज, इससे डरते हैं बच्चे। और शेयर बाजार में तेजी। 567 अंकों की बढ़त के साथ 76,070 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 172 अंकों की बढ़त के साथ 23,581 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग लगातार तेज होती जा रही है और अब इजरायल ने ईरान के टॉप अधिकारी अली लारिजानी को खत्म करने का दावा किया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ताकत को मानने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। तो क्या है मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग अब और खतरनाक रूप लेती जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से तेज होते हमलों के बीच इजरायल ने बड़ा दावा किया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ऐलान किया है कि हमने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की जान ले ली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सटीक जानकारी के आधार पर हमारी वायुसेना ने तेहरान के मध्य में एक लक्षित हमला किया, जिसमें बासिज यूनिट की कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और उनके डिप्टी सैयद कारिशी को खत्म कर दिया गया है। इजरायल के इन दावों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि ईरान के लिए लारिजानी का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दरअसल लारिजानी ईरानी शासन के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान वो IRGC में कमांडर भी थे, लेकिन इजरायल के इन दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। खुद लारिजानी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक पोस्ट भी की। उन्होंने अमेरिकी हमलों में जान गंवाने वाले ईरानियों के लिए अपने संदेश में कहा है कि ईरान की नौसेना के वीर योद्धाओं के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी याद हमेशा ईरानी राष्ट्र के दिलों में जीवित रहेगी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को ये समझना चाहिए कि हर शहीद के नाम पर हजारों नए लोग खड़े होंगे। ईरान के तेवरों से साफ है कि अमेरिका और इजरायल की किसी भी साजिश के आगे वो नहीं झुकने वाला है। उसकी तरफ से इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी लगातार जारी हैं। इजरायली सेना ने खुद पुष्टि की कि ईरान से इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि उसने देशव्यापी अभियान में सैकड़ों स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम जब्त किए हैं। कानून के मुताबिक अवैध स्टारलिंक सिस्टम का उपयोग अपराध है और युद्ध काल में इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में भी ईरानी हमलों ने अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ाई हुई है, लेकिन ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसा नहीं रह सकता और अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौट सकता। अब वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। ये जलमार्ग खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली उपस्थिति के कारण खतरे में बना हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हमला करने के पीछे अब एक नया ही तर्क पेश किया है। उन्होंने कहा कि एक बड़े संघर्ष को रोकने के लिए ये जरूरी है। ऐसा ना करने पर एक परमाणु युद्ध और आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध का भी खतरा बन सकता था। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा और न ही बल के आगे झुकेगा। मौजूदा हालात में युद्ध विराम की कोई संभावना बनती भी नहीं दिख रही। हालांकि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ये जरूर कहा है कि सीजफायर की जरूरत है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या यूरोपीय देश या विशेष रूप से भारत इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या यूरोपीय देश और भारत इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ऊर्जा संकट भी गहराता जा रहा है। भारत में गैस की किल्लत को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एलपीजी क्राइसिस पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि उसने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में।
मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब भारत पर साफ दिखाई दे रहा है। देश भर में एलपीजी संकट गहरा गया है। जनता एलपीजी की किल्लत से परेशान है। गैस एजेंसियों के आगे लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। साथ ही संसद में भी ये मुद्दा उठा रहा है और अब ये मामला अदालत तक पहुंच गया। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। अब केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब भी दिया, जिसमें उसने कहा कि एलपीजी संकट से उबरने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अनिल एस किलोर और राज डी वाकोड़े की बेंच को बताया कि बातचीत जारी है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए आधार आधारित ई-केवाईसी को जरूरी बना दिया है। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब सभी घरेलू एलपीजी यूजर्स को बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। ये नियम सभी गैस कनेक्शन पर लागू होगा। ई-केवाईसी के बिना सिलेंडर की बुकिंग या सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। इससे पहले भी सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें सख्त कर दिया था, जिसके तहत अब एक घर में पीएनजी यानी गैस पाइपलाइन और एलपीजी यानी सिलेंडर दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी होगा। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है वो अब अपने एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग यानी बुकिंग नहीं करा सकेंगे और जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन विभाग को तुरंत सरेंडर करना होगा। गैस पाइपलाइन यानी पीएनजी वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं इस मामले में अदालत को जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन कदमों को उठाया जा रहा है उन्हें जानबूझकर नहीं बताया जा रहा। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की गई है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है तो संसद में भी मोदी सरकार घिरी हुई है। फरवरी में पूरे सत्र के लिए बाहर किए गए विपक्षी सांसदों का सरकार ने निलंबन वापस ले लिया, जिसे विपक्षी एकता और अविश्वास प्रस्ताव के असर के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं राज्यसभा चुनाव के बाद अब रिटायर हो रहे सदस्यों को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। इन सब के बीच सदन में विपक्ष के सरकार से सवाल लगातार जारी रहे। तो क्या कुछ हुआ सदन में खास, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 17 मार्च को संसद के बजट सत्र में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। लोकसभा में मोदी सरकार ने उन 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया, जिन्हें पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया था। इन सांसदों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजावाड़ी, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और माकपा के एस वेंकटेशन शामिल हैं। दरअसल ये पूरा विवाद 4 फरवरी को तब शुरू हुआ जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख और भारत चीन सीमा तनाव के संवेदनशील मुद्दे पर बोल रहे थे। विपक्ष की चर्चा की मांग के बीच भारी हंगामा हुआ और इन सांसदों पर पीठासीन अधिकारी की तरफ कागज उछालने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार के इन नर्म तेवरों के पीछे विपक्षी एकजुटता और अविश्वास प्रस्ताव का भारी नैतिक दबाव है। तो वहीं राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने ऐलान किया कि कई सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर 18 मार्च को सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा, ताकि उस टाइम फ्रेम में सदस्यों को गरिमापूर्ण विदाई दी जा सके। इसी बीच राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने आयुष्मान कार्ड की विफलता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया, अस्पताल आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने के बजाय कैश मांग रहे हैं और सरकारी भुगतान में देरी का बहाना बना रहे हैं। क्या ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी और क्या नर्सिंग होम के पेमेंट सिस्टम को जल्द सुधारा जाएगा? कुल मिलाकर विपक्षी सांसदों की वापसी और सदन में उठते जनहित के मुद्दे ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रणनीतिक टकराव और बढ़ सकता है। संसद में विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल कर रहा है तो सवाल राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी उठ रहे हैं। एनडीए की बम्पर जीत के बावजूद सरकार घिर गई। आरोप है कि सरकार ने विपक्षी विधायकों को पैसे का लालच देकर क्रॉस वोटिंग कराई है। यह मामला सामने आने के बाद एक तरफ तो विपक्ष ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के विधायकों पर कड़ा एक्शन भी लिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 16 मार्च को राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग हुई। रात 1:30 बजे तक चली काउंटिंग के बाद सभी सीटों के नतीजे सामने आए। 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेडी यानी बिजू जनता दल के खाते में गई है। राज्यवार सीटों की बात करें तो बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी विजयी रहे। ओडिशा की 4 सीटों में से 3 एनडीए और 1 बीजेपी उम्मीदवार ने जीती। हरियाणा की 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि ये चुनाव 11 नहीं बल्कि 37 सीटों पर हो रहे थे, लेकिन 26 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन के चलते महज 11 सीटों पर ही वोटिंग कराई गई। वहीं नतीजे आने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए एनडीए को जीत मिली है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह दावा किया था कि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए देकर क्रॉस वोटिंग करने को कहा था।
डीके शिव कुमार के दावे के बाद से ही शक गहराया हुआ था और अब विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा की राज्यसभा सीटों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मांग की कि हरियाणा में तुरंत दखल देकर चुनाव प्रक्रिया को शुरू कराया जाए। यही नहीं, कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने तो सीधे चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज की ही मांग कर दी। हम चाहते हैं कि हमारा एक भी वोट डिस्क्वालीफाई ना हो, हम एक भी वोट नहीं चाहते कि हमारा डिस्क्वालीफाई हो। इसीलिए हम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोगों ने अपील की है कि वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और तहकीकात करें। सीसीटीवी फुटेज बड़ा सिंपल सा डिमांड है, सीसीटीवी फुटेजेस मंगाएं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं बिहार में विपक्ष के 4 विधायकों के चुनाव के दौरान गायब होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाए हैं और साफ कहा है कि चुनाव में खुलेआम धांधली हुई है। विपक्ष ने सिर्फ सरकार को घेरने का ही काम नहीं किया, बल्कि अपनी पार्टी के विधायकों पर भी एक्शन लिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण ओडिशा कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने 3 विधायकों सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दाशरथी गमांग को निलंबित कर दिया है, जबकि गिरबाला बेहरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जिसके बाद राज्यसभा चुनाव की जीत के जश्न में डूबा एनडीए सवालों के घेरे में आ गया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर बवाल मच गया है तो पश्चिम बंगाल की सियासत में खेला शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के इस रुख ने साफ कर दिया है कि वो फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। लिस्ट जारी करते वक्त सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया। तो क्या कुछ है टीएमसी का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। टीएमसी ने अपने 291 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। ममता बनर्जी इस बार अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी, यानी यहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। वहीं नंदीग्राम सीट से बीजेपी से आए पवित्र कर को टीएमसी ने मैदान में उतारा है। पार्टी ने 294 सीटों में से 291 पर खुद लड़ने का फैसला किया है। बाकी 3 सीटें दार्जिलिंग हिल्स में बीजीपीएम के लिए छोड़ी गई हैं। लिस्ट में 52 महिलाएं, 95 SC/ST और 47 अल्पसंख्यक उम्मीदवार शामिल हैं। टीएमसी ने अपने 135 पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। वहीं खराब प्रदर्शन या दूसरे कारणों से 74 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम और हावड़ा से ज्योतिप्रियो मल्लिक फिर चुनावी किस्मत आजमाएंगे। ये लिस्ट जारी करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 226 में टीएमसी इस बार 226 सीटें जीतेगी। 2026 226 বেশি সিট পেয়ে জিতবো, এটা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता बताते हुए ममता ने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ से अच्छा खेल खेल रहा है, उन्हें सीधे बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहिए। वहीं राज्य के अधिकारियों के अचानक हुए तबादले को लेकर भी उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ममता ने कहा, निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर अधिकारियों का तबादला कर रहा है। अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो चुनाव आयोग और बीजेपी जिम्मेदार होंगे। यानी ममता ने आशंका जताई है कि चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की साजिश हो सकती है। ममता ने दावा किया कि जन विरोधी नीतियों की वजह से बीजेपी की सीटें इस बार घटेंगी। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। टीएमसी के इस दांव का अब उसे चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये तो देखना होगा। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है तो लखनऊ में बीजेपी सरकार के विकास के तमाम दावों की सच्चाई सामने आ गई है। 4 दिन पहले जिस ग्रीन कॉरिडोर का सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था, उसका एक हिस्सा 5 फीट तक धंस गया है। इस घटना ने न सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के विकास के दावों की पोल खुल गई है। भारी तामझाम के साथ लोकार्पित हुआ ग्रीन कॉरिडोर 4 दिन भी नहीं टिक पाया। खाटू श्याम मंदिर के पास सड़क अचानक धंस गई, वहां करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस घटना के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। गौरतलब है कि इस सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेर लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अभी तो उद्घाटन में सजे फूल भी नहीं सूखे थे, जो 2-3 दिन पहले ग्रीन था अब विलीन हो गया। ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार ने अपना रंग दिखा दिया। अब भाजपा सरकार खुद से वसूली करवाएगी या खुद पर बुलडोजर चलवाएगी। भाजपा महाभ्रष्टाचार का अड्डा है। उधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले ही तो इसका उद्घाटन किया था। अजय राय ने कहा, वहां ने डबल इंजन का विकास। रक्षा मंत्री ने जिस ग्रीन कॉरिडोर का भारी तामझाम के साथ उद्घाटन किया था, वो पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। मुख्यमंत्री जी
क्या जनता की गाढ़ी कमाई सीवर में जा रही है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? क्या यही आपका गड्ढा मुक्त प्रदेश है? मिली जानकारी के मुताबिक सीवेज लाइन फटने की वजह से ये सड़क धंसी है। स्थानीय लोग निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार यानी 13 मार्च को ही सीएम योगी और राजनाथ सिंह ने इसके दूसरे चरण का लोकार्पण किया था। उधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सड़क धंसने की वजहों की जांच हो रही है, जल्द ही इसकी मरम्मत करवा ली जाएगी। हालांकि अब प्रशासन और उसके अधिकारी जिस भी तरह से इसकी खानापूर्ति कर लें, लेकिन इस घटना ने बीजेपी सरकार के तमाम विकास और गुणवत्ता के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अखिलेश के हमलों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने भी सरकार को चौंका दिया है। चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का केस हो या अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद का मामला, कोर्ट के हालिया फैसलों ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब कोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात के ऊना दलित हिंसा केस में 10 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसे सामाजिक परिवेश में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात के ऊना में दलित पर अत्याचार से जुड़े मामले में आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 40 आरोपी थे, लेकिन गिर सोमनाथ सेशन कोर्ट ने 5 मुख्य आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है, जबकि पुलिसकर्मियों सहित 35 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ये मामला 11 जुलाई 2016 की घटना से जुड़ा हुआ है, जब गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित ऊना तालुका के पास मोटा समाधि आला गांव में दलित समुदाय के 4 युवकों पर कथित तौर पर हमला किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरवैया परिवार के 4 सदस्य एक पशु की खाल उतार रहे थे, तभी उन पर खुद को गौ रक्षक बताने वाले उच्च जाति दरबार समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने उन पर पशु की जान लेने का आरोप लगाया, जबकि दलित युवकों का कहना था कि वो तो पारंपरिक रूप से चमड़ा तैयार करने का काम करते थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। चारों सरवैया भाइयों को निर्वस्त्र करके एक गाड़ी से बांध दिया गया, उन्हें पीटा गया। कुछ हमलावरों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़ितों को बाद में पुलिस लॉकअप में ले जाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें दोबारा पीटा। लगभग 40 से ज्यादा लोगों ने उन्हें 4 से 5 घंटे तक प्रताड़ित किया। इस घटना ने देश में जाति, सामाजिक न्याय और कानून के राज पर गहरी बहस छेड़ दी। तत्कालीन गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की और अब 10 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि 35 आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन जिस तरह 10 साल बाद ही सही दोषियों को सजा सुनाई गई, उससे लोगों के बीच सामाजिक न्याय के लिए उम्मीद की किरण जाग रही है। बहरहाल आगे इस मामले में क्या अपडेट आता है वो देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बंगाल टाइग्रेस ममता बनर्जी किसी हाल में बीजेपी से हारना नहीं चाहती है। उन्होंने बता दिया है कि असली लड़ाई वो किस तरह से यहाँ पर लड़ेंगी। आज उन्होंने 291 अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और कहा कि बंगाल की जनता यहाँ जीतेगी, और भी बहुत कुछ कहा। असली लड़ाई 5 प्रदेशों में से बंगाल में ही होनी है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव तो होगा ही, खेला भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।